नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाय अध्ययन के भाग 2 का पहला अध्याय व्यवसायिक वित्त पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, व्यवसायिक वित्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। आप इसे बहुत विस्तार से और ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि व्यवसायिक वित्त हमारे प्रबंधन के समझ को और विकसित करने में सहायता करता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी व्यवसाय बिना वित्त के नहीं चल सकता। वित्त ही व्यवसाय के शरीर में रक्त की तरह काम करता है। तो आइए समझते हैं कि वित्त किस प्रकार व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है व इससे जुड़ी हुई कुछ बारीकियां क्या हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यवसायिक वित्त का अर्थ है वह वित्त यानी वह पैसा जो व्यवसाय में लगाया जाता है। अब व्यवसाय पैसों से पैसों के लिए किया जाने वाला काम है। हम व्यवसाय क्यों करते हैं? ताकि हमें पैसे अर्जित करने को मिले। इसके लिए हमें व्यवसाय में पैसा लगाना होता है और उस पैसे को इस प्रकार उपयोग करना होता है कि उससे अधिक राशि हम कमा सकें। व्यवसाय चाहे किसी भी प्रकार का हो, सभी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए, उनके संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो वह धन जो व्यवसाय की क्रियाओं के लिए चाहिए, वही धन व्यवसायिक वित्त कहलाया। लगभग सभी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए कुछ ना कुछ धन की आवश्यकता होती है। यह धन व्यवसाय के स्थापना से लेके संचालन, इसमें आधुनिकीकरण, इसका विस्तार करने या विविधीकरण करने, हर तरह के काम के लिए चाहिए होता है। अतः यह वित्त व्यवसाय के जीवन में हर कदम अनिवार्य है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि यदि व्यवसाय एक शरीर है तो वित्त उस शरीर के रक्त की तरह है, जिसके बिना व्यवसाय नहीं चल सकता। अब क्योंकि वित्त इतना महत्वपूर्ण है, तो व्यवसाय में लगाए गए वित्त का उचित प्रबंधन भी अनिवार्य है। तो आइए बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन के बारे में। जैसा कि आप इसके नाम के दोनों शब्दों से समझ सकते हैं, वित्त और प्रबंधन यानी व्यवसाय के वित्त को इस प्रकार प्रबंधित करना, उसको इस प्रकार से लाना और उपयोग करना कि व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके और हमें अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिल सके। वित्तीय प्रबंध का लक्ष्य कोष प्राप्ति की लागत को कम करना भी होता है। यानी हमें धन प्राप्त करने में जो लागत लगती है, जिसके बारे में हम आगे भी विस्तार में बात करेंगे, धन प्राप्त करने की उस लागत को कम करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस लागत पर वित्त की व्यवस्था की जाती है, उससे होने वाली आय लागत से अधिक होनी चाहिए। यानी अगर हम कहीं से धन लेकर आ रहे हैं, तो उस धन के बदले में जो हमें ब्याज या जो भी लागत देनी है, वह लागत उस धन के इस्तेमाल से होने वाली आय से कम होनी चाहिए। यदि आय अधिक होगी और लागत कम होगी, तभी हमें फायदा होगा। इसका उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने से भी है। यानी वित्तीय प्रबंध में जहां एक तरफ हम कम लागत पर वित्त लाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम सही समय पर पर्याप्त कोष उपलब्ध कराने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तथा इसका एक और उद्देश्य अनावश्यक वित्त से बचकर रहना भी होता है। यानी यदि हम जरूरत से ज्यादा वित्त या धन व्यवसाय में रखते हैं, तो वह भी सही नहीं है, वो व्यर्थ जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर वित्त प्रबंधन में 3 बातें देखी जाती हैं। पहली, कि कम से कम लागत पर वित्त या धन को प्राप्त किया जाए। दूसरा, पर्याप्त कोष सही समय पर उपलब्ध हो। व तीसरा, अनिवार्य कोष की मात्रा से अधिक अनावश्यक वित्त से बचकर रहें। अर्थात वित्त प्रबंध का अर्थ हुआ आवश्यकतानुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि किसी भी व्यवसाय का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी वित्तीय व्यवस्था किस कोटि की है, उसका वित्त प्रबंध किस स्तर का है। आप जितने अच्छे से अपने वित्त को प्रबंधित करेंगे, आपका व्यवसाय उतना ही अच्छा चल पाएगा। इसका यदि हम एक मुख्य उद्देश्य बनाना चाहें, इन सभी बातों का अगर हम एक सार निकालना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध में सबसे मुख्य उद्देश्य या फोकस अंशधारियों के धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। देखिए, जब हम कम लागत पर वित्त लाते हैं, जब हम पर्याप्त मात्रा में उसे उपलब्ध कराते हैं और जब हम अनावश्यक वित्त से बचते हैं, तो ऐसा करके हम उद्योग को आगे बढ़ाते हैं।
इससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके पीछे हमारा मूलभूत उद्देश्य यह है कि जो अंशधारी यानी जो कंपनी के असली मालिक हैं, उनकी धन संपदा में, उनकी संपत्ति में अधिक से अधिक वृद्धि हो। अब अंशधारियों की धन संपदा का मतलब क्या हुआ? अंशधारी या शेयर होल्डर कंपनी के अंश रखते हैं। अब किसी भी अंशधारी के पास जो अंशों की संख्या है, उनका एक बाजार मूल्य होता है। हर अंशधारी ने एक निश्चित राशि में उन अंशों को खरीदा होता है। अब यदि उन अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो अंशों की संख्या गुणा बाजार मूल्य करके हम अंशधारियों की जो संपत्ति प्राप्त करते हैं उसमें वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी अंशधारी के पास 100 अंश है यानी 100 शेयर है, जिसमें उन्होंने मान लीजिए 100 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए कुल लगाए। अब यदि उन 100 अंशों की बाजार कीमत 150 रुपए है, यानी आज उस अंशधारी की धन संपदा की कीमत होगी 100 शेयर यानी 100 अंश गुणा 150 रुपए यानी 15,000 रुपए। कल को यदि हमारे व्यवसाय के अच्छा चलने के कारण, हमारे निर्णयों के बेहतर होने के कारण व्यवसाय की छवि सुधरे, व्यवसाय और अधिक लोकप्रिय हो, तो उससे हमारे अंशों की कीमत बढ़ेगी। अब मान लीजिए वो अंश 150 से बढ़ के 200 रुपए के हो गए, तो इससे क्या होगा? इससे उस अंशधारी की संपत्ति भी बढ़ेगी। अब वो 100 अंश गुणा 200 रुपए यानी 20,000 की हो जाएगी। यानी कि जब हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो उससे व्यवसाय के अंदर अंशधारियों के अंश की बाजार कीमत में भी वृद्धि होती है, जिससे अंशधारियों की धन संपदा में वृद्धि होती है, यानी कंपनी के मालिकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। और यही वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अतः सभी वित्तीय निर्णयों का लक्ष्य इस बात को प्रतिपादित करना होता है कि प्रत्येक निर्णय कुशलतापूर्वक लिया जाए और उनके अंशों के मूल्य में वृद्धि हो, तथा इस प्रकार की मूल्य वृद्धि से अंशधारियों को फायदा हो। यदि मूल्यों में गिरावट आती है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो निर्णय हमने लिए, जिस प्रकार हम व्यवसाय चला रहे हैं, वो कमजोर तरीका है, वो निर्णय कमजोर है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अंशधारियों की धन संपदा में वृद्धि को देख के या कमी को देख के हम निर्णयों की गुणवत्ता को जान सकते हैं। क्योंकि यदि निर्णय अच्छे हैं, यदि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बाजार मूल्य बढ़ेगा, अंशों की कीमत बढ़ेगी। और यदि अंशों की कीमत नहीं बढ़ती और घटती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है। अतः वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के समता अंशों के वर्तमान मूल्यों की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचना होता है, ताकि कंपनी के स्वामियों या अंशधारकों के धन में वृद्धि हो। इस उद्देश्य के साथ कोई भी वित्तीय प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन करता है, प्रबंधन में निर्णय लेता है, जैसा कि हमने अभी बात की। अब वित्त का प्रबंधन करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। इनमें से पहला निर्णय निवेश संबंधी निर्णय होता है। आइए अब निवेश संबंधी निर्णय की विस्तार में चर्चा करें। बच्चों, हर प्रबंधक को सबसे पहले यह देखना होता है कि उन्हें अपने व्यवसाय में कहां पर पैसा लगाना है, उन्हें किस जगह निवेश की आवश्यकता है। इसी निर्णय को हम निवेश संबंधी निर्णय कहते हैं। किसी भी फर्म या व्यवसाय के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं वो उन साधनों के उपयोग के विकल्पों के मामले में कम होते हैं। यानी हमारे पास साधन कम है, हमारे पास पैसे कम है और हम उनको कई जगहों पे उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें सोचना होता है, हमें समझना होता है और ध्यान देना होता है कि हम उन साधनों का कहां उपयोग करें, उन्हें कहां निवेशित करें। सही जगह निवेश करने से ही हमें उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। अर्थात वित्त या धन का निवेश क्षेत्र चुनना निवेश संबंधी निर्णय कहलाता है। अब निवेश संबंधी निर्णय 2 प्रकार के हो सकते हैं, दीर्घकालीन या अल्पकालीन। यानी हम अपने धन को दीर्घकाल के उद्देश्य से लंबे समय के लिए किसी चीज में निवेश कर सकते हैं, या हम उन्हें अल्पकाल के लिए छोटी छोटी चीजों में निवेश कर सकते हैं। दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है। इसमें दीर्घकालीन आधार पर लंबे समय के लिए वित्त की वचनबद्धता होती है, यानी हम अपने पैसों को लंबे समय के लिए लगा देते हैं। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि
हम इस तरह का निवेश अपनी वर्तमान मशीन को विकसित करने के लिए, उसे अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं। हम एक नई मशीन खरीदने के लिए निवेश कर सकते हैं। हम कोई नई संपत्ति जैसे कि कोई नई जमीन या नई फैक्ट्री या नई शाखा खोलने के लिए निवेश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घकालीन निवेश ऐसी चीजों में होता है जिनसे प्रतिफल लंबे समय में मिलेगा हमें, जिसमें पैसे की राशि भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण दीर्घकालीन निवेश से जुड़े निर्णय बड़े विकराल होते हैं। हमें इनमें बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि दीर्घकाल में यह फर्म की लाभदायक क्षमता को प्रभावित करेंगे। आप किस प्रकार की मशीनें खरीद रहे हैं, आप किस प्रकार की तकनीक खरीद रहे हैं, कहां पर शाखा खोल रहे हैं, इस तरह की चीजें लंबे समय में, दीर्घकाल में आपके व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के निर्णयों में बहुत ज्यादा राशि का निवेश करना पड़ता है। इतनी बड़ी राशि का निवेश करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको एक बड़ी भारी लागत के साथ निवेश किया जाता है। ऐसे में यदि आपने गलत जगह राशि निवेश कर दी तो इतने बड़े निवेश को पलटना या परिवर्तित करना, पहले की स्थिति में पहुंचना भी संभव नहीं है। इन कारणों से ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक अन्य बात यह भी है कि इतना सब कुछ होने की वजह से ये निर्णय बहुत जोखिम भरे होते हैं। इसलिए हमें यह निर्णय बहुत ध्यानपूर्वक लेने चाहिए, क्योंकि एक तो हमने देखा कि इनमें बहुत बड़ी राशि लगती है, दूसरा इन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं है, तीसरा ये कंपनी की दीर्घकालीन लाभदायक क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस तरह के निर्णय यानी पूंजी बजटिंग निर्णय या दीर्घकालीन निवेश निर्णय लेने के लिए कुछ कारकों का ध्यान रखा जाता है। पहला कारक है परियोजनाओं का रोकड़ प्रवाह। परियोजनाओं के रोकड़ प्रवाह का अर्थ है कि जिस परियोजना में या जिस उद्देश्य में हम निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए वो कोई शाखा खोलना हो या कोई मशीन खरीदनी हो या कोई बड़ी परियोजना हो, हम हमेशा यह देखेंगे कि उस परियोजना में हम आज कितना रोकड़ लगा रहे हैं, कितना कैश या नगद लगा रहे हैं, और उससे जो हमें वापस नगद मिलेगा वो कब और कितना मिलेगा, हमें कितने समय में अपने रोकड़ की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। हम देखना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा किया गया निवेश हमें पुनः प्राप्त हो और हमें लाभ होना शुरू हो। जो परियोजना ये जल्दी करके देगी वो हमारे लिए एक बेहतर परियोजना होगी। इसके अलावा हम आय की दर को भी देखेंगे। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय की दर होती है। इन गणनाओं का आधार प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाली आय व उस पर लगने वाली जोखिम का निर्धारण होता है। मान लीजिए हमारे पास दो परियोजना है, अ और ब यानी ए और बी, और मान लेते हैं इन दोनों में ही समान प्रकार का जोखिम है। अब यदि पहली परियोजना से हमें 10% की आय मिलेगी और दूसरे से 12%, तो यह देखकर कि क्योंकि जोखिम बराबर है लेकिन आय हमें दूसरी परियोजना से अधिक मिल रही है, तो हम स्वतः दूसरी परियोजना को चुनेंगे। यानी आय की दर देखकर भी यह चुनाव किया जा सकता है। तीसरा कारक निवेश कसौटी की अंतर्भवितता है। किसी भी निवेश परियोजना में रोकड़ प्रवाह व आय दर के अतिरिक्त हम कुछ अन्य चीजों को भी देखते हैं, जैसे कि राशि कितनी लग रही है। अब भले ही आय की दर कितनी भी हो, यदि उस निवेश में राशि इतनी लग रही है जो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे निवेश करेंगे। तो निवेश की राशि, फिर निवेश के लिए जो पैसा हम लेके आएंगे, यदि हम उसे ऋण के माध्यम से ला रहे हैं तो उस पर लगने वाले ब्याज की दर, इस तरह की चीजों को भी देखा जाता है। तो इस प्रकार इन कारकों को देखकर हम बहुत सोच समझकर यह निर्णय लेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा यह निर्णय बहुत ही विकराल होते हैं। तो ये तो थे दीर्घकालीन निर्णय। अब इसके बाद अल्पकालीन निवेश निर्णय आते हैं, जिनमें हम अपने व्यवसाय में जो हमारे अल्पकालीन एसेट हैं यानी संपत्तियां हैं, जैसे स्टॉक यानी स्कंध, देनदार, रोकड़ आदि का स्तर निर्धारित करते हैं। इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही से है। हमारे दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनमें हम अपने स्टॉक में पैसा लगाते हैं, हम कुछ पैसा अपने देनदारों को देते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें निवेश करना होता है, जिनका प्रतिफल हमें तुरंत मिल जाता है या 1 साल के अंदर मिल जाता है। ऐसी चीज़ों में निवेश अल्पकालीन निवेश कहलाता है, क्योंकि ये संपत्तियां हमारे दैनिक लेन देन से जुड़ी होती हैं व उससे प्रभावित होती हैं।
ये लेन देन व्यवसाय की देयता व लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। कुशल रोकड़ प्रबंध, स्कंद प्रबंध यानी स्टॉक प्रबंध तथा प्रापणीय खातों का प्रबंध, ये सब अल्पकालीन निवेश का हिस्सा है। इसे कार्यशील पूंजी निवेश भी कहा जाता है। यह हमारी कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो ये दोनों प्रकार के निर्णय, चाहे वो दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन, ये हमारे निवेश से जुड़े निर्णय हैं। यानी हमें पैसा कहाँ लगाना है, हमें दीर्घकाल में बड़ी बड़ी चीज़ों में कितना पैसा लगाना है, वो हमें अल्पकाल के लिए छोटी चीज़ों में, दैनिक चीज़ों में कितना पैसा लगाना है और कहाँ लगाना है। यह निर्णय सबसे पहला निर्णय आता है वित्तीय निर्णयों के अंदर, जिसे हम निवेश निर्णय कहते हैं। एक बार यह निर्धारित हो जाए कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, मान लीजिए आपने निर्धारित किया कि आपको एक शाखा खोलनी है और इसमें मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपको लगाने हैं। अब अगला जो निर्णय आएगा वो आएगा वित्तीयन संबंधी निर्णय। यानी अब आपको यह निर्धारित करना होगा या चुनना होगा कि वो पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे, आप किस स्रोत से या किन स्रोतों के मिश्रण से उन राशियों को या उस कोष को प्राप्त करेंगे। एक कंपनी के पास मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत होते हैं धन प्राप्त करने के। पहला अंशधारी कोष व दूसरा उधारी निधियां। यानी एक तो हम अंश जारी करके अंशधारियों से पैसा ले सकते हैं व दूसरा हम ऋण के माध्यम से पैसा जुटा सकते हैं। अब ये निधियां या ये कोष किस तरह से होंगी, क्या हम पूरी तरह अंशों पर आश्रित रहेंगे या हम पूरी तरह ऋण पर आश्रित रहेंगे या हम दोनों का एक मिश्रण बनाएंगे, यह कंपनी को निर्धारित करना होता है। कंपनी को इनका एक अनुपात निर्धारित करना होता है कि किस अनुपात में दोनों प्रकार की निधियां हमारे व्यवसाय में रहेंगी। यह अनुपात भी कंपनियों के अपने स्वयं के लक्षणों पर निर्भर करता है। उधारी निधियों पर कंपनी को यह देखना होता है कि उन्हें निश्चित दर से ब्याज देना होगा। यदि हम उधार लेते हैं तो हमें एक निश्चित ब्याज देना होगा, चाहे कंपनी को लाभ हो या नुकसान हो। उसी प्रकार उधारी निधि के साथ पुनर्भुगतान का भी एक निश्चित समय होता है, जिसकी भी हमें चिंता होती है। भुगतान ना करने की चूक को वित्तीय जोखिम कहा जाता है। यानी यदि हम समय पर भुगतान नहीं कर पाए तो वो एक प्रकार का जोखिम है। इसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में लाभ होना चाहिए। तो यह जोखिम भी ध्यान में रखना होता है कि यदि हम उधारी लेते हैं तो हमें यह ब्याज भुगतान व पुनर्भुगतान का जोखिम उठाना पड़ता है। दूसरी ओर अंशधारियों की निधि में इस प्रकार की कोई वचनबद्धता नहीं होती, ना हमें प्रतिलाभ देने की कोई बद्धता होती है, ना हमें पुनर्भुगतान की। लाभ हो कंपनी को तो कंपनी उसमें से लाभांश दे सकती है, वरना नहीं हो तो ना भी दे। अतः कंपनी को वित्तीय निर्णय लेने में यह देखना चाहिए कि उधारी और अंशधारी दोनों निधियों में क्या फायदे या क्या कमियां हैं। दोनों में कुछ फायदे और कुछ कमियां होती हैं। जैसा कि हमने देखा, उधारी में जहां एक तरफ जोखिम होता है पुनर्भुगतान का, तो अंशधारियों में यह जोखिम नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऋण या उधारी में उसे प्राप्त करने की लागत कम होती है, जबकि अंशधारियों में यह लागत व समय भी ज्यादा होती है। तो दोनों के फायदे और नुकसान को माप कर हमें यह निर्धारित करना है कि कौन सा स्रोत हमारे लिए अच्छा है, किसमें हमारी कितनी लागत आएगी। यह निर्णय लेने के लिए हम कुछ कारकों पर ध्यान देते हैं। इन कारकों के अनुसार हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस स्रोत से निधि प्राप्त करनी है। पहला कारक है लागत। अलग अलग स्रोतों से निधि प्राप्त करने की लागत भी अलग अलग होती है। हमें देखना चाहिए कि जहां से लागत कम है हम वहां से स्रोत प्राप्त करें, क्योंकि हमें अभी तो निधि की आवश्यकता है। उसके लिए लागत अगर बहुत ज्यादा उठानी पड़ जाए तो वो निधि कहां से आएगी, वो राशि कहां से आएगी। तो पहला कारक लागत हो गया। दूसरा जोखिम, जहां जोखिम कम हो वहां से स्रोत प्राप्त करें। तीसरा प्रवर्तन लागत, यानी निधियों को प्राप्त करने की लागत। जैसे कि सामान्यतः अंश निधियों में प्रवर्तन लागत ज्यादा होती है, तो यदि हम प्रवर्तन लागत को बचाना चाहते हैं तो हमें ऋण की तरफ जाना चाहिए। रोकड़ प्रवाह स्थिति, अब यदि हम ऋण लेते हैं तो उसके लिए हमारी रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें निरंतर ब्याज भुगतान करना है व पुनर्भुगतान भी करना है। यदि हमारी रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें ऋण से बचना चाहिए। नियंत्रण, अब यदि हम अंशों को जारी करते हैं तो अंश जारी करने के साथ कंपनी पर जो उसके अंशधारी पहले से हैं उनका नियंत्रण कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा अंशधारी आएंगे तो नियंत्रण सब में बटेगा। तो यदि हम नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो हमें अंशों से बचकर ऋण की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा स्थायी संचालन लागत का स्तर। स्थायी संचालन लागत यानी व्यवसाय में जो
ऐसी लागतें हैं जो स्थायी हैं, जो हमें देनी ही पड़ेंगी, जैसे कि भवन का किराया, बीमा का प्रीमियम, वेतन आदि जो हमें देनी ही है। यदि ये लागतें पहले से अधिक हैं तो ऐसे में हम ऋण लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऋण के साथ एक और स्थायी लागत आ जाती है, ब्याज देने की। तो ऋण तभी लेना चाहिए जब स्थायी संचालन लागत पहले से कम है। इसके अलावा पूंजी बाजार की स्थिति, अगर पूंजी बाजार, शेयर मार्केट बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है तो यदि हम अपने पूंजी को, अपने अंशों को जारी करेंगे तो वो जल्दी बिकेंगे, लोग उसको जल्दी खरीदेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि पूंजी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है और फिर भी हम अंश जारी करते हैं तो हो सकता है हमें उससे निधि प्राप्त ही ना हो। तो ऐसे कई कारक हैं जिनकी हमने चर्चा की, वो अन्य कारक भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें किस प्रकार के स्रोत से राशि प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है। तो बच्चों, अभी तक हमने वित्तीय निर्णयों के दो मुख्य पहलुओं पर चर्चा की। हमने निवेश से जुड़े निर्णय के बारे में जाना और फिर हमने उसके लिए स्रोतों के संबंध में समझा। इसके बाद अगला निर्णय आता है जब हम अपने द्वारा प्राप्त की गई राशि को निवेशित कर देते हैं और कार्यों को करते हैं, क्रियाकलापों को करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। मान लीजिए हमने किसी नई शाखा में निवेश किया तो उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है, अब उस लाभ का क्या किया जाए, ये हमारा तीसरा निर्णय होता है, जिसे हम लाभांश निर्णय कहते हैं। लाभांश निर्णय के बारे में हम अगले भाग में विस्तार में चर्चा करेंगे। आज के भाग में आपने वित्त के अर्थ को जाना, वित्तीय प्रबंध को समझा, उसके महत्व पर चर्चा की, व उसके बाद वित्तीय निर्णयों के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको एक समझ विकसित करने में सहायता मिली होगी कि वित्त क्या होता है, व इसके निर्णय क्यों और कैसे लेने चाहिए। अगले भाग में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।